वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? लेक्चर 4 में हमने देखा था मास एंड वेट क्या है, उसका डिफरेंस क्या है हमने देखा था। उसके बाद एक सॉलिड एग्जांपल भी देखा था। उसके बाद फ्री फॉल का कंसेप्ट हमने देखा था। उसके बाद उसकी इक्वेशन भी देखे थे, कैसे कैसे न्यूटन्स के जो इक्वेशन है फ्री फॉल में क्या आते वो देखे थे। और उसके बाद कुछ सॉलिड एग्जांपल भी देखे थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू की से। आज के लेक्चर में बस 2 पॉइंट बचे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी, और एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज होने वाली है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज पूरा लेने वाला हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट हमारा वीडियो है। तो इसके लिए हमें पता रहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में ही स्टडी किया है। क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी? ऐसी एनर्जी, कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन एनर्जी स्टोर किस पे रहता है? उसकी पोजीशन और उसके स्टेट पे डिपेंड रहता है। उसे क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। तो वही डेफिनेशन हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक एनर्जी हमें पता है, जो एनर्जी क्या रहता है, इस एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स। जब हम हाइट बढ़ाते हैं, हम जब सरफेस ऑफ अर्थ पे है हम, और सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका एनर्जी क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं? उस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मास स्मॉल m है और हाइट उसका h है फ्रॉम ग्राउंड। अर्थ से ऊपर जा रहा है तो उसका हाइट क्या है? थोड़ा सा ऊपर रहे तो इसका हाइट h मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बता सकते हैं? m इंटू जी इंटू एच। m क्या है? ये मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है। g क्या है? g तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अर्थ से ऊपर जा रहा है तो उसका g लेते हैं। और h क्या है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो अर्थ के कुछ ऊपर जा रहा है तो वो हाइट लेते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? mgh। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। लेकिन एट द सरफेस ऑफ अर्थ और ग्राउंड पे क्या रहेगा? वहाँ हाइट क्या रहेगा? 0 रहेगा। वो ऊपर नहीं जा रहा है तो हाइट का वैल्यू 0 आ जाएगा। m और g का कोई भी वैल्यू रहेगा तो भी रहेगा, लेकिन h का वैल्यू 0 है तो m इंटू जी इंटू 0 हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं? कोई भी अर्थ सरफेस पे या ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगा। ठीक है, और एट ग्राउंड लेवल और अर्थ लेवल पे क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 रहता है। ठीक है, अभी उसमें कुछ कंडीशन है। मान लीजिए कि हमारा जो हाइट है और जो रेडियस ऑफ अर्थ से थोड़ा सा कम है, तो वहाँ क्या रहता है? हाइट मान लीजिए हम सरफेस से थोड़े से हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है? जी का वैल्यू वहाँ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कौन सा जी? स्मॉल जी हमने देखा है ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अगर हमारे अर्थ सरफेस से हम थोड़ा सा ऊपर जाते तो उतना इफेक्ट नहीं होता, कि जी के वैल्यू पे उतना इफेक्ट नहीं होता। हम बहुत ऊपर जाएंगे तो उस पर इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए हाइट बहुत ही थोड़ी सी कम ही हो, थोड़े से ऊपर हम गए अर्थ सरफेस से, तो वहाँ क्या हो गया? हाइट की वजह से उसका जी का वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जी वही कांस्टेंट ही रहेगा। तो वहाँ हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? जो हमने देखा है m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ कांस्टेंट रहने वाली है। तो व्हेन एच इज लेस देन आर दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, तब कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? m इंटू जी इंटू एच। लेकिन हाइट जब रहेगी रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज़्यादा रहेगी, बहुत ऊपर रहेगी हाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब बहुत ऊपर रहेगी,
तो वहाँ क्या होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ कांस्टेंट रहेगा कि वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल जी क्या रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही हम इतना दूर गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ गए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत ऊपर गए तो वहाँ क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी पूरा जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ क्या होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने होता है। जी का वैल्यू जीरो मतलब उसका मतलब क्या है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पे है। तो उस टाइम हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, उस टाइम हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम अप्रोप्रिएटली बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि वहाँ जी का वैल्यू जीरो हो रहा है, बहुत ही ऊपर हाइट है। तो वहाँ जी का वैल्यू जीरो हो रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू रहेगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर अभी बोल सकते हैं, और स्मॉलर हाइट डिस्टेंस ऑफ हाइट से चल रहे हैं, स्मॉलर डिस्टेंस पे हम ऊपर जा रहे हैं और हाइट थोड़ा छोटी सी हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, वो लेस देन जीरो रहेगी, जीरो से कम रहेगी। जीरो से कम रहेगी मतलब क्या रहेगा, निगेटिव रहेगी वैल्यू। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव वैल्यू रहेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या क्या, अभी मान लीजिए एक हाइट, एक फार्मूला बता सकते हैं कि अभी निगेटिव रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट एच है मान लीजिए, और वो क्या कर रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर है, हाइट एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, निगेटिव रहती है। लेकिन फार्मूला क्या बना सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाय R प्लस एच मतलब यहाँ क्या है, हाइट है, जो हाइट हम बढ़ा रहे उतना हाइट रहेगा, और कैपिटल एम और कैपिटल आर ये क्या है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद देखते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, हमने एक बॉल क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया, तो जब हम ऊपर बॉल फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। हम कभी भी एक बॉल ऊपर फेंकेंगे तो कब ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, उसे अट्रैक्ट, उसे खींच लेता है नीचे, लेकिन हमारे बॉल की वेलोसिटी जो रहती है उसकी वजह से वो नीचे नहीं आता जल्दी, थोड़े टाइम के बाद आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, हमने ऊपर बॉल फेंका तो कम होती होती जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कब जीरो हो जाती है, आफ्टर सर्टेन हाइट। तब क्या होता है, बॉल कांस्टेंट हो जाता है और बॉल क्या होता है, स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो क्या होता है, वेलोसिटी उसका कम होते 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 वेलोसिटी जीरो पे आ जाता है, और वेलोसिटी जीरो के आने के बाद वो बॉल क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली नीचे खींचता रहता है, लेकिन हमारी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी वो बॉल डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड रहेगा, वो कौन से हाइट पर जाएगा बॉल, वो किस पे डिपेंड रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी तो उसका हाइट पर्टिकुलर हाइट जाएगा। हमने 20 मीटर पर सेकंड दी तो उसका मैक्सिमम हाइट और ऊपर जाएगा। हमने और इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाई तो मैक्सिमम हाइट भी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन हमारे पता है, थर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इस एग्जाम्पल में हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, v जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, इनिशियली हमारा वेलोसिटी 10 है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जाता मतलब एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो रही है, तब वहाँ वेलोसिटी तो जीरो हो रही है, तो वही हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -g आ जाएगा। क्यों आएगा, g तो आएगा, g हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन -g क्यों आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी
जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हम कभी भी निगेटिव लेते हैं, ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल में देखा है। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी आएगा, तो हम वैल्यू फिट करते हैं, वी स्क्वायर की जगह जीरो स्क्वायर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह माइनस जी पुट करेंगे, एच की जगह यस पुट करेंगे, यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे तो यस का वैल्यू हम निकालेंगे, तो यस इज इक्वल टू फार्मूला हमारा बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यस मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो इससे हमें क्या बता सकते हैं, लार्जर इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो लार्जर हाइट पे बॉल रीच हो जाएगा, कम हाइट रहेगा तो कम हाइट पे रीच हो जाएगा बॉल, ठीक है। इसका रीजन क्या बता सकते हैं, जब हम हायर इनिशियल वेलोसिटी बॉल को देंगे तो बॉल क्या करेगा, ग्रेविटी कभी भी क्या करते रहते, ग्रेविटी ऑफ अर्थ वो नीचे खींचते रहते हैं, लेकिन हमारी वेलोसिटी इतनी बड़ी होगी तो वो क्या होगा, उसका हाइट ज्यादा टाइम तक वो कांस्टेंट कर सकती है वेलोसिटी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी नीचे आ जाएगी। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, जब लार्जर इनिशियल वेलोसिटी होगा तो लार्जर हाइट पे जाएगा, और कम हाइट रहेगा तो कम हाइट पे नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से हम हमें ऑलरेडी हमने देखा है कि जो स्मॉल जी रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। एक थोड़ा सा हाइट रहेगा तो वैल्यू का जी वैल्यू कांस्टेंट रहता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स पुलिंग, जो ग्रेविटी रहता है वो डाउनवर्ड खींचते रहता है बॉल को, और बॉल को क्या करता है, बॉल को ऊपर जाने के लिए रोकता रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि अगर हमने ये वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है हमने कीप इंक्रीज करते रहे तो ये क्या होता जाएगा, रीच लार्जर एंड लार्जर हाइट जाएगा, तो उसका जो हाइट जो रहेगा बॉल का वो लार्जर और लार्जर जाएगा। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर गया, मान लीजिए हमने इतनी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतनी बढ़ा दी, और वो क्या हो गया, उसकी हाइट इतनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जो इनिशियल वेलोसिटी उसके भी ऊपर गया, पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए हमने 100 कुछ तो दिया, लेकिन उससे भी ऊपर गया, वहां क्या हो जाएगा, बॉल क्या हो जाएगा, बॉल विल ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय अर्थ। अर्थ क्या करता रहता है, डाउनवर्ड पुल करता रहता है बॉल को नीचे खींचते रहता है, लेकिन हमारे इनिशियल वेलोसिटी इतना है कि वो बहुत ही इन्फिनिट डिस्टेंस तक गया है, तब वो क्या हो जाएगा, जो डाउनवर्ड पुल करता था वो भी नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, वो एस्केप फ्रॉम अर्थ हो जाएगा। वो ये कंडीशन कब हो जाएगी, जब ये बॉल में तो पॉसिबल नहीं, मान लीजिए हम सैटेलाइट में ये पॉसिबल कर सकते हैं, एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट इतने ऊपर गया है, इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ गया है, तब वहाँ क्या रहेगा, ग्रेविटी कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ वो अर्थ से इतना फॉरवर्ड एस्केप हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल बैक, वो नीचे फॉल बैक ऑन अर्थ होगा क्या, नहीं होगा। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी क्या रहता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे भी ऊपर जाता है, ग्रेविटी पूरा जीरो हो जाता है, वहां से वो फॉल बैक नहीं होता अर्थ पे, उसे हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, और हम कैलकुलेशन देखने वाले हम आगे देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, कहां से जा रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ से जा रहा है कुछ, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो नीचे से अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी देते समय हमने इज इक्वल टू जो एस्केप वेलोसिटी रहता है उतना वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिया, मतलब बहुत वेलोसिटी दिया, तब वो क्या हो जाएगा, एस्केप्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब वो इतना ऊपर जाएगा कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है नीचे खींचने वाला वो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो रहती है वो क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रहते हैं, वो हमने देखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो लेकिन
इट बिकम्स जीरो। क्यों? क्योंकि एट सर्ट इतने इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ वहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ जो अर्थ है उससे फ्री हो जाएगा। यानी और इस यहाँ क्या हो जाएगा, वो इट हैज़ रीच इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो डिस्टेंस, जो बॉल हम बोल नहीं सकते, मान लीजिए हमने सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पे जा रहा है, तब वहाँ क्या हो रहा है, वो फ्री फ्रॉम ग्रेविटी हो रहा है। तो यहाँ से हम दैट इज क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट वहाँ क्या हो रहा है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है और इन्फिनिट डिस्टेंस पे है और वो वहाँ स्टे रहता है, वो नीचे नहीं गिरता है। तो वही एस्केप वेलोसिटी है हमारे पास। उसके बाद हमें कुछ फार्मूले वगैरह दिए हैं, वो कैसे डिराइव किया है एस्केप वेलोसिटी का, वो हम देखते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी निकालना है। तो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसका टोटल एनर्जी निकालेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे किया था और वैसा ही फार्मूले हम काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी इनफाइनाइट जो डिस्टेंस है वो लेके अर्थ पे हम निकालेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से निकालेंगे और दोनों को हम यूज करके हम इसके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है, पहले कंसिडर करेंगे कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम, हमें एक मास को यम, स्मॉल यम कंसिडर करना है। और अभी फर्स्ट हमें क्या निकालना है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमें पहले एनर्जी निकालनी है। तो फर्स्ट एनर्जी हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल हमें पता है क्या है, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं। तो हम ये v को क्या डिनोट करेंगे, v एस्केप ऐसे डिनोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 एम वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी फार्मूला देख चुके लास्ट बीट में। क्या देखा था फार्मूला हमारा, -GMM डिवाइड बाय R प्लस H, वो फार्मूला था। ठीक है। तो हम यहाँ H नहीं कंसिडर करेंगे, बस यहाँ मास और रेडियस ऑफ अर्थ कंसिडर करेंगे। सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो हमें कोई हाइट पे नहीं जा रहे, तो यहाँ H कोई भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, -GMM डिवाइड बाय R आ जाएगा। यहाँ H यूज नहीं होगा। ठीक है। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, इसीलिए ये फार्मूला हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो हम क्या निकालेंगे अभी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम E1 से डिनोट करेंगे। मान लीजिए अभी टोटल एनर्जी क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो दो इक्वेशन दे तो दोनों का एडिशन करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 1/2 एम वी इसके वेलोसिटी का स्क्वायर ओ प्लस -GMM डिवाइड बाय R, प्लस माइनस माइनस हो गया तो -GMM डिवाइड बाय R। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। ये क्या E1 का वैल्यू हमारा आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ E1 ये आ गया। अभी देखेंगे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो अभी सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने फार्मूला निकाला, लेकिन अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ निकालने वाले। ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ के लिए हमें पहले काइनेटिक एनर्जी देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी वहां क्या रहेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो वहां काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या था हमारा, -GMM डिवाइड बाय R प्लस H था। यहाँ H क्या है, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत हाइट उसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इन्फिनिटी लेंगे हाइट इन्फिनिटी प्लस R इन्फिनिटी लेंगे, डिवाइड में इन्फिनिटी आ गया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ के लिए। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी को E2 से डिनोट करेंगे। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐसे दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन हम 2 लिख लेंगे। ये जीरो किसका वैल्यू है, E2 इज इक्वल टू इक्वेशन जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो एनर्जी सेम रहेगी। तो एनर्जी हम क्या रहेगा, फर्स्ट एनर्जी क्या है, E1 इज इक्वल टू E2। तो हमें बस वैल्यू पुट करना है। E1 का वैल्यू क्या था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था 1/2 एम वी इसके वेलोसिटी का स्क्वायर -GMM डिवाइड बाय R। और E2 की वैल्यू क्या आई थी, टोटल
जीरो आए तो इज इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी वी स्केप दिया है तो हमें वी स्केप निकालना है, तो वी स्केप एक साइड पे लेंगे और ये 1/2m उस साइड लेंगे। तो वी स्केप एक साइड पे हमने लिया, वी स्केप स्क्वायर एक साइड पे लिया है, और ये यम इधर आ गया नीचे, तो ये यम यहाँ आ गया, तो ये यम गेट कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, तो लास्ट में वी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय आर आ गया। ये क्या है, वी स्केप स्क्वायर का फार्मूला आ गया। लेकिन हमें एक्चुअली क्या पता करना है, वी स्केप फाइंड करना है। तो वी स्केप क्या आएगा, वी स्केप इज इक्वल टू इसका अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले तो ये वी स्केप आया, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, VGM 2gm डिवाइडेड बाय आर आ गया। तो ये हमारा वी स्केप का फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्मॉल जी की वैल्यू में फाइंड करना है, यहाँ कैपिटल जी का है, अगर स्मॉल जी लेके वैल्यू फाइंड करना है तो हमें पता है कि स्मॉल जी का फार्मूला क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्मॉल जी का फार्मूला क्या है, GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर हम कैपिटल भी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो यहाँ हमें क्या करना है, GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर लाना है, लेकिन हमारे पास GM डिवाइड बाय आर है, तो क्या कर सकते हैं हम, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 रहता है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर को आर से डिनोट करेंगे, डिनोमिनेटर से आर को डिनोट करेंगे, तो GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल क्या हो गया, स्मॉल जी हो गया। तो इसका वैल्यू जी लिखेंगे और आर वैसे लिखेंगे। तो वी स्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमारा फाइनली क्या आ गया, 2 जो स्मॉल जी इंटू आर। ये स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये सब क्या है, अंडर रूट में है। ये हमारा एक्चुअल फार्मूला आ गया। तो हमें बाकी का वैल्यू पता है, यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, और जी का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू हमें पता है। तो हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, वैल्यू क्या आती है देखते हैं। देखिए 2 जी का वैल्यू क्या है हमें पता है 9.8, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो ये हम सब कैलकुलेट करेंगे, इजी है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी लिखते हैं कौन सा, स्केप वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा आप याद रखिए कि स्केप वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस डेरिवेशन के बाद हमारे बुक में कुछ दिया है कि कुछ स्पेसक्राफ्ट रहते हैं, स्पेसक्राफ्ट जो रहते हैं वो कभी कभी मून में भी हम सेंड कर सकते हैं, या प्लेनेट में भी उसे सेंड करते हैं। तब उस स्पेस क्राफ्ट जो रहते हैं प्लैनेट्स में हम सेंड करते हैं, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो रहता है वो कभी भी क्या रहेगा, इसके वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा। कभी भी आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कभी भी आपको क्या रखना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी से ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है वो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो खींच लेगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट स्पेसक्राफ्ट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट हो गया है। उसके बाद हमारे बुक में एक शॉर्ट एग्जांपल दिया है, वो देखते हैं। शॉर्ट एग्जांपल क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ मून। तो सरफेस ऑफ मून पे हमें कैलकुलेट करना है एस्केप वेलोसिटी। मून given the mass and radius of moon is 7.34 into 10⁻22 kg। तो मास भी दिया है और रेडियस भी दिया है, तो बहुत ही सिंपल दिया है। तो हमें वी स्केप का फार्मूला, अभी मास और रेडियस दिया है, तो मास और रेडियस दिया है, तो वी स्केप का कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, √2 कैपिटल G इंटू एम डिवाइड बाय आर, ये यूज कर सकते हैं अंडर रूट में। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले हमें पता है कि जी का वैल्यू हमें पता है, जी का कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, इसका यूनिट क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मास क्या दिया है, मास ऑफ मून क्या दिया है 7.34 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, उसके बाद रेडियस क्या दिया है, रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर दिया है। तो ये सभी वैल्यू दिए हैं। तो वी स्केप का फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, सिंपल है। वी स्केप का फार्मूला क्या है, अंडर रूट में 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा
जी का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यम का वैल्यू दे चुके हैं 7.34 इंटू 10⁻22, ये वैल्यू दिया है। डिवाइडेड बाय क्या है, आर है, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 1.74 इंटू 10⁻6। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैलकुलेट करना इजी है, आप करेंगे तो अच्छे से। 2 इंटू 6.7 करेंगे, 2 इंटू 7 4 1, 2 इंटू 6 13 1, 2 इंटू 6 13.34 आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ये 7.34 लिखते हैं। अभी 10⁻, देखते क्या क्या है। 10⁻, यहाँ क्या है, -11 है, -11 और 10⁻22, इस दोनों का सम आ जाएगा। -11 और 22, इसका सम क्या आ जाएगा, +11 आ जाएगा। लेकिन अभी डिनोमिनेटर में 10⁻6 है, तो 10⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻−6 हो जाएगा। यहाँ क्या आया था हमारा, 10⁻11 आया था। 10⁻11 माइनस 10⁻6, तो क्या आ जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1.74 आ जाएगा। अभी ये 1.74 इससे 13.34 से 1.74 डिवाइड करेंगे, कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, और उसे 7.34 डायरेक्ट करेंगे तो आपको अंडर रूट में कुछ तो वैल्यू आएगा, और उसका आंसर हम अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, देखिए 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर में आ गया, 10⁻³ में आंसर आ जाएगा, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो इसका वी स्केप का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये इसी के साथ हमारे ये चैप्टर ग्रेविटेशन खत्म होता है। इसके बाद में तभी भी मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, उस लेक्चर में सभी एक्सरसाइज आपको थ्योरी जो है मैं बताने वाले हूँ, और सभी जो प्रॉब्लम में बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो हम वो जो एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है वो सब करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डालिए, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।